नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्लेटफॉर्म पे। मैं विनीत पांडे आपके लिए लेके आया हूँ हाउ टू प्रिपेयर आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। ये पार्ट 1 है। इस तरह के आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड क्लासेस करने के पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये है क्योंकि मैं खुद राजस्थान से हूँ। अब दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे अपने स्टूडेंट्स भी हैं जो नेट और जेआरएफ के स्टूडेंट्स हैं। ये बच्चे राजस्थान से हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं। इन स्टूडेंट्स की लगातार हमारे पास अप्रोचेज आ रही थी कि सर, हमने आपके यहाँ से नेट क्वालिफाई किया हुआ है, हमने राजस्थान से नेट क्वालिफाई किया हुआ है, हमें अगर आप आरपीएससी गाइडेंस भी दे दें तो हमारे लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि अब आरपीएससी का जो पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हो गया और सिलेबस जो है वो काफ़ी अपडेटेड हो चुका है। यानी कि पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफ़ी हाई लेवल क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उन बच्चों के रिक्वेस्ट पे हमने ये कॉन्सेप्ट डिसाइड किया है कि चलो इस बार हम आरपीएससी का क्रैश कोर्स लेके आते हैं। जो भी बच्चे मुझे राजस्थान से देख रहे हैं, आप सबके लिए हम आरपीएससी का कोर्स लेके आए हैं। और उसमें एक चीज़ और है आपके लिए, वो ये है कि जो हम 3 AM अर्ली मॉर्निंग सेशन करते थे नेट के लिए, ये आपको भी मिलेगा। यानी कि 3 AM क्लब, 3 AM सेशन अर्ली मॉर्निंग, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, आप पढ़ रहे होंगे अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए। एक नौकरी पे 10 लाख लोग आके लड़ने के लिए बैठ जाते हैं। सरकारी नौकरियों का अगर हम हिंदुस्तान की जनता से, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन से अगर कंपेयर करें तो एक नौकरी पीछे 10 लाख लोग होते हैं। तो दोस्तों, अगर उस नौकरी को क्रैक करना है तो जागना तो पड़ेगा। तो आइए हम बात करते हैं हम आरपीएससी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। और जो स्टूडेंट्स मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं राजस्थान से ही हूँ, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, 10 टाइम्स नेट क्वालिफाइड हूँ इंग्लिश में, 2 बार मैं जेआरएफ हूँ, राजस्थान सेट 2 बार क्वालिफाइड हूँ अलॉन्ग विद सम अदर स्टेट्स, 2 बार गेट क्वालिफाइड हूँ, अलग अलग 4 किताबें लिखी हैं, यूजीसी नेट 10 साल से पढ़ा रहा हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की एक्स फैकल्टी रह चुका हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मुझे हेल्प करेगा आपको पढ़ाने में, आपको बेहतरीन कंटेंट देने में। आप ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हैं, क्योंकि कभी भी कोई क्लास स्टार्ट हो तो हमेशा आपस में बात करना चाहिए, आपस में एक दूसरे से डिस्कशन जरूर होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। बहुत सारे बच्चे जो पहली बार मुझे देखेंगे राजस्थान से, मुझसे बात कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं जो आपका सिलेबस है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं एक बार नीचे कर देता हूँ। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिलेबस है उसको ध्यान से देखिएगा। ये आपकी आरपीएससी है और ये उन्होंने पेपर 1 वगैरह दिया हुआ है, जिससे रिलेटेड मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, मैं क्या क्या चीजें डिस्कस करूंगा वो आपको बता देता हूं। नंबर 1, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्रिटिकल एप्रिशिएशन। तो जो आपका कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आपको पूरा मैं पढ़ाऊंगा, पूरा इसकी गाइडेंस दी जाएगी कि किसी भी पोइट्री का हाउ टू एनालाइज अ पोएम, हाउ टू अंडरस्टैंड अ पैराग्राफ, अनसीन पोएम, अनसीन पैराग्राफ को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। अगर अनसीन पैराग्राफ, अनसीन जो पोइट्री है वो समझ नहीं आ रही और वो पूछ रहे हैं लैंग्वेज के बारे में, डिवाइसेस के बारे में, लिटरेरी टर्म्स के बारे में, तो उसे कैसे पढ़ा जाए, राइम स्कीम्स को कैसे पढ़ा जाए, यानी कि इस पोर्शन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। अब इसके बाद जो पोर्शन आता है वो है यहाँ पे पूरा ग्रामर का पोर्शन। तो ग्रामर का पोर्शन दोस्तों, चूंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर एक्सपर्ट हूं तो मैं ग्रामर के पोर्शन में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन जैसा कि मुझे स्टूडेंट्स लगातार कह रहे थे कि सर हम ग्रामर खुद कर लेते हैं, ग्रामर की ट्यूशंस बहुत अवेलेबल होती हैं, लेकिन लिटरेचर एक ऐसा फील्ड है जहां पे हम मारे जाते हैं। तो अब देखिए, सबसे सामने आपके इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही है। आपके पार्ट 1 में बी जो पार्ट है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, ये जो राजस्थान के सिलेबस में डाला गया है, मैं खुद राजस्थान से हूँ, बीकानेर यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला हूँ। और चूंकि जब मैं उसके बाद नेट की तैयारी करने लगा तो मैंने अजमेर यूनिवर्सिटी के क्या सिलेबस हैं, या जो आपके यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ किशनगढ़ है उसका क्या सिलेबस है, या राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर या कोटा यूनिवर्सिटी, इन सारे सिलेबस की अपने लेवल पे स्टडी कर चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी जो उदयपुर में है उसका क्या सिलेबस है। और मैं एक चीज़ आराम से बोलता हूँ आपको, द सिलेबस इज नॉट अप टू द मार्क। अगर मैं पूरे राजस्थान के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस की बात करूँ तो थोड़ा सा सिलेबस जिसका अच्छा मैं मान सकता हूँ वो ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान किशनगढ़। ये है क्योंकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनका स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है। अब हम बात करते हैं, देखिए इन्होंने बोला है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लेकिन जब ये कहते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इन्होंने ये लिख दिया। अब इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो मैं जानता हूं आपको किसी ने कभी किसी कॉलेज में पढ़ाया ही नहीं होगा।
ना आपको उसके बारे में कोई आइडिया होगा। आप ऐसे कितने लोग जानते हैं द थ्योरी ऑफ जीरो, द शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन का, अद्वैतवाद का सिद्धांत, आचार्य कुंतक की वक्रोक्ति सिद्धांत, भर्तृहरि जी का स्फोटक सिद्धांत, या बहुत सारे जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हो इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म के पार्ट हैं। रसा थ्योरी क्या है, भाव विभाव थ्योरी क्या है, इन सारी थ्योरी के साथ साथ कौन ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने सबसे पहले ध्वनि को स्टडी किया। यानी ये एक पोर्शन ऐसा है जो आपके लिए बहुत सारे टफ क्वेश्चन लेके आ सकता है। उसके बाद आपके पास क्लासिकल क्रिटिसिज्म भी है। अब क्लासिकल क्रिटिसिज्म में क्लासिकल वेस्टर्न क्रिटिसिज्म, तो यहां पे सिर्फ एरिस्टोटल प्लेटो नहीं है, उसके साथ साथ आपको ओविड पढ़ना पड़ेगा, होरेस पढ़ना पड़ेगा, सिसेरो पढ़ना पड़ेगा, सेनेका पढ़ना पड़ेगा और प्लॉटस पढ़ना पड़ेगा। मैं जानता हूं आपको ये किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, आपको मैक्सिमम प्लेटो एरिस्टोटल ही पढ़ाया गया होगा, क्योंकि राजस्थान की कुछ यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में एरिस्टोटल प्लेटो है। तो पहले आपको ये पढ़ना है। अब जब आप ये पढ़ के आगे बढ़ते हैं, अब आपका क्रिटिसिज्म आता है रेनेसां क्रिटिसिज्म। आपने कभी सुना रेनेसां क्रिटिसिज्म क्या चीज़ है? रेनेसां क्रिटिसिज्म के राइटर्स को नॉर्मली पढ़ता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं होता कि रेनेसां क्रिटिसिज्म नाम की कोई चीज़ क्या है। नॉर्मली लोग पढ़ते हैं क्लासिकल क्रिटिसिज्म या लिबरल क्रिटिसिज्म, क्लासिकल क्रिटिसिज्म या रोमांटिक क्रिटिसिज्म। अब देखिए यहाँ रेनेसां क्रिटिसिज्म जो है उससे रिलेटेड अगर एक या दो क्वेश्चन भी एग्जाम में आ गए तो स्टूडेंट जो है उसे आइडिया नहीं है क्या करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कुछ नहीं करना है, गूगल पे सिर्फ इतना लिखेगा टॉप 5 राइटर्स ऑफ रेनेसां क्रिटिसिज्म। टॉप 5 राइटर्स रेनेसां क्रिटिसिज्म के कौन कौन से हैं उनको नोट करना, उनको पढ़ना। अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे तो आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप, मैं गाइड कर दूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी को नहीं आता है। अब देखिए इसके बाद एलिजाबेथन एंड जैकोबियन, इन्होंने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन्होंने राइटर्स के बारे में बात कर ली है। एलिजाबेथन और जैकोबियन में कौन से क्रिटिक्स थे? क्या जैकोबियन एज में भी क्रिटिसिज्म है? रिवेंज ट्रेजेडी कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। जब रिवेंज ट्रेजेडी कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि जो नई तरीके की राइटिंग डेवलप हुई थी, नई तरीके की जो राइटिंग थी उसमें क्या कॉन्सेप्ट था? कॉन्सेप्ट ये था कि बहुत सारे लोग प्रोज सटायर्स लेके आए थे, तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ पढ़नी पड़ेंगी। फिर इन्होंने जैकोबियन के बाद पूरा केवेलियर, पूरा मेटाफिजिकल, पूरा रेस्टोरेशन इग्नोर करके सीधा नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म डाला है। नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म में अगर आपने अलेक्जेंडर पोप को ठीक से पढ़ लिया, एडिसन को ठीक से पढ़ लिया और स्विफ्ट के सटायर्स ठीक से पढ़ लिए तो आपका क्रिटिसिज्म काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। इसके बाद प्री रोमांटिक में बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सिर्फ सैमुअल जॉनसन को पढ़ना है, लेकिन नहीं, आपको विलियम ब्लेक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जरूर पढ़ने हैं। विलियम ब्लेक कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं फर्स्ट रोमांटिक पोइट है, तो विलियम ब्लेक की जो आइडियोलॉजी थी या जो रोमांटिक सटायर्स थे वो सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बहुत कम बच्चे जानते हैं कि विलियम ब्लेक ने प्लेटो से बहुत सारी इंस्पिरेशंस ली हुई हैं। उनके कई वर्क्स में प्लेटो का डायरेक्ट रेफरेंस मिलता है, प्लेटो की केव थ्योरी का रेफरेंस मिलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर रोमांटिक आता है। अब नॉर्मली क्या होता है, देखो राजस्थान के अंदर हमारे यहाँ पे क्या है, वर्ड्सवर्थ को पढ़ा के और कॉलरिज को पढ़ा के बोलते हैं कि हाँ जी हो गया, आपको इतना ही पढ़ना है। अगर आप मार्केट गाइड बुक से पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, रोमांटिक क्रिटिसिज्म में अगर आप सिर्फ वर्ड्सवर्थ पढ़ के बैठे हो लेकिन आपको थॉमस लव पिकॉक के बारे में नहीं पता है, 4 एजेस ऑफ पोइट्री नाम का एक अटैक था उसके बारे में कुछ नहीं पता है, आपको पीबी शैली के उसके रिप्लाई प्लस पीबी शैली ने रोमांटिक लिटरेचर को किस तरह डिफेंड किया उसके बारे में नहीं पता है, जॉन कीट्स के लेटर्स के बारे में नहीं पता है, तो आप फिर फंस जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने महाराष्ट्र सेट का पेपर सॉल्व किया था, सिर्फ इतना पूछा गया था कि नेगेटिव कैपेबिलिटी कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ पे मिलता है, तो 1817 के लेटर्स में नेगेटिव कैपेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। यानी कि वर्ड्सवर्थ भी पढ़ना है, कॉलेज भी पढ़ना है, थॉमस लव पिकॉक भी पढ़ना है, प्लस थॉमस डी क्विंसी भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने क्या करा है, डायरेक्ट क्रिटिसिज्म पूछने के बजाय बाकायदा एजेस मेंशन कर दिए हैं, यानी कि जानबूझ के आपका सिलेबस जो है वो टफ बनाया गया है। अब आता है, थोड़ा सा मैं आपको इसके लिए क्लीन कर देता हूं ताकि आप फोकस कर सकें, विक्टोरियन एंड प्री रैफेलाइट क्रिटिसिज्म। अब दोस्त आप एक चीज देखो, हम बहुत बात करेंगे विक्टोरियन क्रिटिसिज्म की, तो विक्टोरियन क्रिटिसिज्म में ऐसा कौन है? आप बोलोगे सर आर्नोल्ड, जी आर्नोल्ड तो हो गया, क्या आर्नोल्ड के अलावा भी हमारे पास क्रिटिसिज्म है? प्री रैफेलाइट्स, रोमांटिक राइटर्स ऑफ विक्टोरियन एज, लेकिन क्या इसके अलावा भी है? दी ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, डिकेडेंट मूवमेंट, ट्रैक्टेरियन मूवमेंट, और इनके सबसे ज़्यादा साथ इंपॉर्टेंट चीज़ है 19th सेंचुरी एस्थेटिक मूवमेंट। व्हाट इज एस्थेटिसिज्म, व्हाट इज आर्ट फॉर आर्ट सेक, यानी कि आपको विक्टोरियंस के साथ साथ पूरा आर्ट फॉर आर्ट सेक कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है अर्ली मॉडर्न्स टिल टी एस इलियट। तो अब इन्होंने बोला कि भैया अर्ली मॉडर्न में जो आपको हिलरी बेलॉक है,
जीके चेस्टर्टन है, इनको भी पढ़ना पड़ेगा। साथ में टीएस एलियट का क्या रोल है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट क्या है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में टीएस एलियट ने कौन कौन से एग्जाम्पल लिए हैं, कौन कौन से राइटर्स को सपोर्ट किया है, एफआर लिविस का ग्रेट ट्रेडिशन कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें कौन कौन से नॉवेल्स को सपोर्ट किया गया है। अलॉन्ग विद दिस जो अर्ली क्रिटिसिज्म है रिलेटेड टू राइटर, उसमें जो मॉडर्न राइटर्स हैं यानी वर्जीनिया वुल्फ, आपको एक कोटेशन याद होगी, वर्जीनिया वुल्फ ने कहा था, डोंट ट्राई टू स्टडी योर राइटर, ट्राई टू फील दैट राइटर, ट्राई टू बिकम हिम। सो डोंट डिक्टेट योर राइटर, ट्राई टू बिकम हिम। यानी इन्होंने आपके लिए एक टफ पैटर्न तैयार कर दिया है कि आप ओवरऑल आपको क्रिटिसिज्म के अंदर ही ये काफी ज्यादा फंसाने की कोशिश करेंगे। खैर, अगर हम सोचें कि किसी मार्केट गाइड बुक से, या अगर आपको कोई इस प्रकार का भ्रम है, साफ बोल रहा हूं दोस्तों, राजस्थान से, और मुझे अपने दोस्तों से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लगता है कि मैंने तो कोई मार्केट गाइड खरीद रखी है और मैं तो मार्केट गाइड को पढ़ दूंगा 200-250 पेजेस के अंदर, कुछ नहीं होगा। मैंने भी मार्केट गाइड बुक लिखी है, पियर्सन इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, मैंने उसकी बुक लिखी हुई है। मुझे भी पता है हम गाइड बुक में उतना नॉलेज डाल ही नहीं सकते जितना एक्चुअली एग्जाम में चाहिए। और आपका आरपीएससी जो लेवल है उसमें कौन बैठेगा, नेट और सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बैठेंगे। तो ये ऐसा एग्जाम भी नहीं है कि चलो बहुत सारे बच्चे एमए करके आए हैं और मैंने तो नेट क्वालिफाई किया है, मुझे नॉलेज ज़्यादा है। आपका टोटल कंपटीशन होगा ही उन्हीं से जो नेट क्वालिफाइड है या सेट क्वालिफाइड है। मेरे बहुत सारे ऑफलाइन बैच के ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन बैच के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका नेट भी क्वालिफाइड है, सेट भी क्वालिफाइड है, और वो गूगल ड्राइव कोर्स में या ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे हैं। यानी कि आपको मिलेगा एक जोरदार कॉम्पिटिशन। अब देखते हैं इन्होंने यहाँ पे क्या एड ऑन किया है। ये देखिए, थोड़ा सा इसको आप ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे क्रिटिकल थ्योरी, पूरा लिटरेरी क्रिटिसिज्म आपको डाला गया है यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जैसे जब मैं था बीकानेर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, हमें कभी किसी ने बात ही नहीं की लिटरेरी थ्योरी के बारे में, किसी ने कुछ बताया ही नहीं। न्यू क्रिटिसिज्म सिर्फ नाम छोटा सा है, लेकिन इसके अंदर ही दो मेन ब्रांचेस निकलती हैं, दो सब ब्रांचेस हो जाती हैं। यानी अमेरिका का शिकागो स्कूल कौन सा है, या यूके का जो न्यू क्रिटिक स्कूल वो कौन सा है, फिर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, फॉर्मल क्रिटिसिज्म क्या है, स्टाइलिस्टिक्स क्या है। यानी अगर आप इसको ठीक से पढ़ोगे तो 4 से 5 ब्रांचेस आपको यही मिल जाएंगी। फिर स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्डिनेंड दी सॉश्योर या जो रशियन फॉर्मलिज्म है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। लैंग्वेज को सेंट्रलाइज करके स्टडी करने के बारे में किसने बात की, किसने बोला था कि लैंग्वेज इज गोइंग टू हैव एन इंटरप्ले विद यूज्ड एंड अनयूज्ड वर्ड्स। यानी स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ये आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म सबको ऐड करके अलग अलग मेंशन किया है। बहुत सारे बच्चे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्न को अलग अलग पढ़ते हैं। नॉर्मली दोनों को हमेशा साथ में पढ़ना चाहिए। मॉडर्निज्म और न्यू क्रिटिसिज्म को हमेशा साथ में पढ़ना चाहिए। इन्होंने 3 अलग कैटेगरी दी हुई है। इसका मतलब अगर अलग तरीके से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेंगे कि मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्न का डिफरेंस क्या है, पैस्टिश क्या है, पैरानोइया क्या है, इंटरटेक्चुअलिटी क्या है, या इनके साथ इस तरह से पूछा जा सकता है कि फ्रेगमेंटेशन क्या है, अनरिलायबल नैरेटर क्या है, ऑब्लिक नैरेशन क्या है, मेटाफिक्शन क्या है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे। आप जैसे देख सकते हैं कि अभी भी ये आपका जो पोर्शन है ये यहाँ तक उन्होंने दिया हुआ है, और मैं थोड़ा सा इसको आपके लिए और जूम कर देता हूँ तो कि आपके लिए क्लियर हो जाएगा ये बहुत जल्दी। देखिएगा, पोस्ट कोलोनियलिज्म भी उन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है, यानी नेट का पूरा सिलेबस ही डाल दिया है आपके पार्ट 1 में। पोस्ट कोलोनियलिज्म क्या सिर्फ ये पढ़ना है कि मतलब क्या होता है? अगर सिर्फ इतना पढ़ना है मतलब क्या होता है, मेरे फ्री वीडियोस हैं, आपको देख के पढ़ लीजिए। महाराष्ट्र सेट का कुछ दिन पहले मैं पेपर सॉल्व कर रहा था, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रेमंड विलियम्स जो बात कर रहा है शहर के बारे में, गांव के बारे में, चेंजेस के बारे में, कल्चर स्टडी से रिलेटेड कौन से 5 की वर्ड्स यूज किए हैं। एडवर्ड सईद ने अपनी बुक ओरिएंटलिज्म में किस बुक को फर्स्ट मॉडर्न बुक माना है। इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म में थ्योरी क्या है, 30 से ज़्यादा की टर्म्स है, 30 से ज़्यादा। एग्जॉटिक अदरनेस हो गया, एग्जॉटिक इन्फीरियोरिटी हो गई, अस अदर मेंटालिटी हो गई, ओरिएंटल्स ऑक्सीडेंटल्स हो गए, मैपिंग हो गई, मिमिक्री हो गई, एम्बिवेलेंस हो गया। ये बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं। एजाज अहमद, लीला गांधी, ये सब पढ़ना होगा आपको यहाँ पे। इसके बाद पोस्ट कॉलोनियल बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। वो पूछेंगे कौन था जो नॉर्मल रोटी सब्जी या दाल बाटी भी छुरी कांटे से खाता था। जेमू भाई पटेल का सवाल आ सकता है पेपर में। या कौन था वो कैरेक्टर जो सरदार जी थे और उन्हें अपनी वाइफ से बार बार एक शिकायत होती थी कि वाइफ जो है वो जीन्स नहीं पहनती है, वेस्टर्न गर्ल्स की तरह नहीं रहती है। या कौन सी अफ्रीको अमेरिकन बुक के अंदर लड़का जो है अपनी गर्लफ्रेंड को
वेस्टर्न गर्ल्स की तरह किस करना सिखाता है, यानी पोस्ट कॉलोनियल नैरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको इसमें पढ़ते समय आप मेरे बहुत सारे फ्री वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं, आपके बहुत काम आएगी। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव के बावजूद फोर्थ वेव कब की आ चुकी है, फोर्थ वेव कब से डेवलप हो रहा है वुमेन इन मीडिया। इनफैक्ट फिफ्थ एंड सिक्स वेव की स्टडी शुरू हो गई हैं। तो आपको पढ़ना पड़ेगा पूरी हिस्ट्री। काउंटेस ऑफ विंचेल्सिया कौन है, फर्स्ट फेमिनिस्ट राइटर कौन है, प्लेटो को फर्स्ट फेमिनिस्ट राइटर क्यों बोला जाता है, फिर आती है मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट, फिर थॉमस पेन, उसके बाद मल्टीपल राइटर्स हैं बहुत सारे, हेलन सिकू कौन है, शोलोमित फायरस्टोन कौन है, ये सारे राइटर्स, प्लस ब्लैक फेमिनिस्ट राइटर्स कौन है, दलित फेमिनिस्ट राइटर्स कौन है। तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। फिर से रिपीट करूंगा आपके लिए, आपका कंपटीशन ऑर्डिनरी स्टूडेंट से नहीं है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर रहा हूं, आपका कंपटीशन अगर ऑर्डिनरी स्टूडेंट से होता तो मैंने सिंपल से एक बात बोली होती कि आप थोड़ा सा ढंग से ज़्यादा पढ़ लेना, बाकी बच्चे जो एमए करके आए उनको कुछ नहीं आएगा। लेकिन आपका कंपटीशन किससे, नेट और सेट क्वालिफाइड से। 90% नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स वो होंगे जो कोचिंग क्लासेस में होंगे। और अगर कोई मेरे पास पढ़ रहा है या मेरा स्टूडेंट है तो मेरा अपना भी कॉन्फिडेंस है। अगर मैं 10 बार नेट करके बैठा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा के बैठा हूँ, तो मेरे स्टूडेंट को मुझे भी पता है मैंने क्या पढ़ा है। मैं जानता हूँ मैंने मेरे स्टूडेंट को यहाँ क्या पढ़ा रखा है। जब मेरा स्टूडेंट बैठेगा एग्जाम में और उसे कॉन्सेप्ट पता होंगे कि टॉम बॉय क्या होता है, उसे कॉन्सेप्ट पता होगा सिस जेंडर क्या होता है, इंटरसेक्शनलिटी क्या होता है, तो वो बच्चा, जैसे जॉयसेंस पता होगा, वो बच्चा डेफिनेटली भारी पड़ेगा। ये चारों टर्म्स आप अपने आप से सोचना कि हमने सुना है कि नहीं सुना है। अब साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, वो कौन था जिसने अपने भतीजे को बोला कि ये लो बेटा 18 साल के हो गए हो, सिगार पियो, मैं तुम्हें जिंदगी का सबसे खूबसूरत गिफ्ट दे रहा हूँ, ये लो सिगार। उसने मना कर दिया तो उसने कहा तुमने अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत गिफ्ट को मना कर दिया है और तुम ये रिग्रेट करोगे। तो इस तरह का आदमी जो था ये क्या लिखता था, लकान का कॉन्सेप्ट क्या था, कैसे इन्होंने लाइफ को 3 पार्ट में डिवाइड किया, रियल, इमेजिनरी, सिंबॉलिक। बहुत सारे बच्चे इड, ईगो, सुपर ईगो तो जानते हैं पर वो प्री कॉन्शियस नहीं जानते हैं। उन्हें ये चीज़ पढ़नी होगी, द केस ऑफ एना ओ, बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होता है। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी। फिर न्यू हिस्टोरिसिज्म, अभी मैंने महाराष्ट्र सेट पेपर सॉल्व किया था, लुइस मॉन्ट्रोस का क्वेश्चन आ रखा था एलिजाबेथन स्टडी पे। लुइस मॉन्ट्रोस, स्टीफन ग्रीनब्लैट, शेक्सपियरियन नेगोशिएशन, इससे रिलेटेड आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका पूरा थ्योरी का पोर्शन है, पूरी लिटरेरी थ्योरी, कंप्लीट लिटरेरी थ्योरी उन्होंने डाल दी है आपके लिए। और पैटर्न आपको ऑलरेडी पता है, पैटर्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, 75 मार्क्स, और ये सारी डिटेल हमको बहुत अच्छे से पता है। इस पे एक चीज आपको पेपर को जो बहुत टफ बनाती है वो है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। ये सिलेबस मुझे स्टूडेंट्स ने फॉरवर्ड किया हुआ है, तो आप इसको एक बार और अपडेट चेक कीजिएगा। आपके पास नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग का प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपने रट्टा मारा हुआ है, अगर आप गए हो रट्टा मार के, तो पेपर सेटर जो होता है दोस्तों वो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता कि अच्छा जी ओरिएंटलिज्म किसने लिखा है। वो घुमा फिरा के पूछेगा, वो 4 लाइन की डेफिनेशन डालेगा ओरिएंटलिज्म की और बोलेगा किस बुक में ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपने रट्टा मारा हुआ है और गाइड बुक से अगर आपने कभी नेट को, पहली बात तो गाइड बुक से नेट नहीं होता है, जो बोलते भी हैं वो झूठ बोल रहे होते हैं। अगर किसी ने करा है तो वो उसका डब्बा यहाँ पे गोल हो जाएगा। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपको एक्चुअली पता ही नहीं है कि अगर आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ड्सवर्थ को किसने लॉस्ट लीडर बोला, अब आपको ऑप्शन तो पता है कि हाँ जी रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बोला, पर आपको ये नहीं पता क्यों बोला, या कीट्स ने वर्ड्सवर्थ को इगोस्टिकल सबलाइम क्यों बोला, आपको अगर नहीं पता है तो इसका मतलब फिर आपको डेप्थ नहीं पता है। तो दोस्तों आपको नेगेटिव मार्किंग से अगर बच के चलना है तो आपको बकायदा ये सारी स्टडी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, इन पे सब पे आपको प्रॉपर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अब क्या इन एफर्ट के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक चीज लेके आया हूँ। आपके लिए क्रैश कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं 20 अप्रैल से। अभी वीडियो और है, वीडियो बंद मत कीजिएगा, आपके काम की चीज़ है। क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 20 अप्रैल से। जिसको भी लगता है कि यार इस तरह से अगर विनीत सर पढ़ाएं तो विनीत सर का एक्सपीरियंस मेरे काम आ सकता है, और गवर्नमेंट जॉब की बात है, एक बार क्वालिफाई हो गया तो लाइफ टाइम क्वालिफाई हो जाऊंगा। तो फिर ये झंझट, भीड़ भाड़, फॉर्म भरना, इंटरव्यू देना, मम्मी पापा दुआएं कर रहे हैं, बीवी बच्चों को लग रहा है अब पास होंगे, अब पास, इससे अगर बाहर निकलना है तो कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबे से उछालो यारो। तो एक बार तो बेस्ट एफर्ट लगा दो। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये है आपका पेपर पार्ट 2। अब देखिए इन्होंने यहां पे क्या बोला है, थोड़ा सा इसको मैं आपके लिए जूम कर देता हूं और क्लियर हो जाएगा।
ब्रिटिश लिटरेचर थ्रू द एजेस। अब इन्होंने बोला कि पहले पूरी ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ के आओ। हम बात करते हैं यहाँ पे रेनेसां, एलिजाबेथन। पहली बात तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है डिफरेंस क्या है रेनेसां और एलिजाबेथन में। आपको ये समझना पड़ेगा कि 1400 प्लस 1450 फिर 1485, इस तरह से आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि कहां से रेनेसां स्टार्ट होता है, अर्ली रेनेसां कहां पे है, मेन जो हाई लेवल रेनेसां वो कहां पे है। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा इंडिया की डिस्कवरी कब हुई थी, अमेरिका की डिस्कवरी कब हुई, क्योंकि ये रेनेसां का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कब आई, इनक्यूनाबुला ये टर्म किसके साथ अप्लाइड है, किसके साथ कनेक्टेड है, इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं। अर्ली रेनेसां थिएटर कैसा था, यानी कि आपको एलिजाबेथन से पहले, या इन शॉर्ट में ये बोलूंगा कि आप पूरा मिडिल एज से पहले का लिटरेचर ठीक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां पे रेनेसां पे एक्चुअली बहुत हाईफाई राइटर्स नहीं है, थोड़े अननोन राइटर्स हैं, लेकिन जानना जरूरी है। अगर आपने कुछ जान लिया तो आप प्रिपेयर्ड हैं अपने एग्जाम के लिए। अगर आपको पता है फर्स्ट लैटिन इंग्लिश डिक्शनरी कौन सी थी, किसने लिखा था फर्स्ट कासल ऑफ हेल्थ, टॉक्सोफिलस जैसे वर्क्स इसने लिखे हैं, तो आपका काम आसान हो जाएगा। फिर जब हम एलिजाबेथन में जाते हैं तो एलिजाबेथन में अब ऐसा नहीं है कि शेक्सपियर के बड़े आसान क्वेश्चन आएंगे, वो कोई भी टफ क्वेश्चन दे देंगे। वही पूछेंगे शेक्सपियर की किस स्टोरी के अंदर एक विलन है, उसको पनिशमेंट दिया जाता है, जमीन में गाड़ दिया जाता है, सिर्फ सिर उसका बाहर रहता है ताकि उसको जानवर खा सके, इस तरह की कठिन पनिशमेंट दी जाती है। या शेक्सपियर की बुक में कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसको ये लगता है कि उसे क्वीन सीक्रेटली उससे प्यार करती है, कौन सा ज्यूविश कैरेक्टर है, कौन से मार्वेलियो टाइप जो प्यूरिटन कैरेक्टर्स हैं, या फिर किसके डिस्गाइज का नाम क्या है, किसकी फिलॉसफी का नाम क्या है। कौन सी बुक में शेक्सपियर का एक कैरेक्टर है डॉग, जो बिना बोले भी कहा जाता है कि शेक्सपियर का सबसे बेस्ट कैरेक्टर है। किस बुक में शेक्सपियर के सॉन्ग्स हैं और कितने सॉन्ग्स हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्या शेक्सपियर ही है? यूनिवर्सिटी वेट्स, मार्लो, उसके बाद जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स, प्लस एलिजाबेथन में फ्रांसिस बेकन भी मिल जाएगा, जॉन डन भी मिल जाएगा। तो ये सारे राइटर्स यानी कि मेटाफिजिकल्स, एसेइस्ट, फिर वॉल्टर रैले, थॉमस नॉक्स, उसके बाद सैमुअल परचार्ड, इस तरह के बहुत सारे राइटर्स हैं जो आपको यहीं पढ़ने हैं एलिजाबेथन में, अलॉन्ग विद एलिजाबेथन हिस्ट्री। फिर सेम चीज जैकोबियन में है। फिर इन्होंने रेस्टोरेशन छोड़ा है, तो मुझे लग रहा है राजस्थान की यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उनको शायद रेस्टोरेशन पसंद नहीं है, तो रेस्टोरेशन छोड़ा उन्होंने। लेकिन जैकोबियन के बाद फिर नियो क्लासिकल, प्री रोमांटिक छोड़ दिया, फिर रोमांटिक, रोमांटिक के बाद विक्टोरियन और मॉडर्न। तो ये सारा आपको टिप्स पे करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए नियो क्लासिकल्स के अंदर एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कौन सा था, एक कौन सी ऐसे डिसीजन की वजह से इंग्लैंड अचानक से अमीर हो गया, जैकोबाइट अपराइजिंग ऑफ 1745 वो क्या है, अलॉन्ग विद दिस थिंग वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन कब स्टार्ट हुआ। यानी इस तरह की सारी चीजें आपको यहाँ टिप्स पे करनी पड़ेंगी। जब आपने ब्रिटिश लिटरेचर बहुत अच्छा कर लिया, फिर उसके बाद आपकी बारी आती है इन लोगों पे। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूं आपके लिए। मैं आपको बता देता हूं रात को 10:30 बजे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये थोड़ा थक गया था, मुझे लगा था शायद मैं ना कर पाऊं, लेकिन चूंकि कल बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे हो जाता तो मुझे लगा अगर आज मैं इसको रिकॉर्ड करके रख लूँ तो मैं जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करूँगा। और एक चीज़ और बोल रहा हूँ दोस्तों, ये कोई स्टूडियो रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है कि क्या बोलना है कैसे बोलना है। ये सिर्फ एक टीचर आपसे बात कर रहा है, एक छोटा सा माइक है उसके पास, एंड बस जो चल रहा है। तो यहाँ कोई कट्स कोई एडिट्स नहीं है, जो जैसा आ रहा है वैसा ही आ रहा है, यानी जो जेन्युइनली मुझे बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, वो आपको मिल रहा है। अब देखिएगा पार्ट बी। अब इन्होंने बोला अमेरिकन और नॉन ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर। ये मुझे इससे प्रॉब्लम है, जब ये कहते हैं नॉन ब्रिटिश, तो नॉन ब्रिटिश मतलब दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ का एक कंपेरिजन ले लिया नॉन ब्रिटिश। चलो हम अमेरिकन पढ़ लेंगे, नॉन ब्रिटिश में क्या पढ़ेंगे, तो कुछ भी आ सकता है। पाकिस्तानी लिटरेचर नॉन ब्रिटिश है, नेपाली लिटरेचर नॉन ब्रिटिश है, रशियन लिटरेचर नॉन ब्रिटिश है। तो ये क्या होता है, ये सेफ खेल जाते हैं। आपको लगेगा नॉन ब्रिटिश, कुछ भी आ सकता है, लेकिन चलो फिर भी इन्होंने कुछ बोला है। तो अमेरिकन लिटरेचर 16th सेंचुरी टू प्रेजेंट डे, एक सिंगल यूनिवर्सिटी में अगर अमेरिकन लिटरेचर के अंदर ये पढ़ा देना 16th-17th सेंचुरी, तो मैं आपसे कोई भी शर्त लगाने को तैयार हूं। लोग पढ़ाते ही नहीं हैं। 16th-17th अर्ली सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। फादर रैलेज वॉर या अमेरिका के अंदर इंग्लैंड और फ्रांस के जो वॉर होते थे फ्रेंच कॉलोनीज के, निकर ब्रोकर ग्रुप या लेदर स्टॉकिंग ग्रुप, इनकी एंशिएंट हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ाता है। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला है 16th सेंचुरी, तो पेपर आपका इन्होंने कर दिया नेट से भी हाई लेवल, नेट से हाई लेवल है। अब आता है प्रेजेंट डे।
प्रेजेंट डे में मोस्ट ऑफ द पोस्ट मॉडर्न अमेरिकन राइटर्स हैं आपको जॉन अपडाइक पढ़ना है, इरविंग बैबिट पढ़ना है, सिनक्लेयर लेविस पढ़ना है, मैरिलिन रॉबिन्सन पढ़ना है, इनके साथ साथ फिलिप रॉथ पढ़ना है, हार्पर ली पढ़ना है, ट्रूमैन कैपोट पढ़ना है, और बहुत सारे राइटर्स हैं। अब इन सारे राइटर्स के साथ साथ आपको इन्होंने अलग से क्या दिया है, अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे सर अमेरिकन तो अलग है, फिर अफ्रो अमेरिकन मतलब? तो बहुत सारे अफ्रीकन लोग जिन्हें अमेरिका में जबरदस्ती लाया गया और लाके अमेरिका में रख दिया गया, जबरदस्ती या बाय चॉइस। टोनी मॉरिसन, एलिस वॉकर, इस तरह के बहुत सारे लोग आएंगे जो अमेरिका में रह रहे हैं लेकिन हैं अफ्रीकन। उनके साथ क्या कहानी है, जैसे जेम्स बॉल्डविन है, रिचर्ड राइट है, ये बेस्ट राइटर्स हैं, ये आपको जरूर पढ़ने चाहिए क्योंकि यही आपको बताएंगे हार्लेम रेनेसां का कॉन्सेप्ट क्या है, नेग्रिट्यूड कॉन्सेप्ट क्या है, और प्लस ब्लैक एस्थेटिक मूवमेंट क्या था, जिम क्रो लॉ क्या था। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप नेट क्वालिफाइड के ऊपर के लेवल पे तो आपको हर हाल में आना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पे अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर में कम से कम 15 ऐसी बुक्स हैं जिसे हर हाल में आपको पढ़ के जाना ही चाहिए। अगर आप इनके बिना जा रहे हैं तो इसका मतलब तैयार नहीं है। लेकिन इन्हें शांति नहीं मिल रही कि चलो इतना पूछ लिया, इन्होंने अलग से बोला कि भाई अफ्रीकन भी अलग से पढ़ के आओ, अफ्रीकन भी पढ़ो, यानी लेविस एंड कोसी पढ़ के आओ। नाम ही नहीं सुना होगा आपने। ब्लड नोट का जो राइटर है अथॉल फुगॉट, बहुत सारे बच्चों ने नाम नहीं सुना होगा। चिमानंदा अदिची, चिमानंदा अदिची, एनगोसी अदिची, किसी ने नहीं सुना होगा। सोइंका पढ़ के आना है आपको, चिनवा एचबी पढ़ के आना है, थियोंगो पढ़ के आना है, बेन ओकरी पढ़ के आना है, नूरुद्दीन फरहा पढ़ के आना है, बुची एमेचेटा पढ़ के आना है। ये सारे राइटर्स आपको अफ्रीकन लिटरेचर में पढ़ने पड़ेंगे। ऑरेचर कॉन्सेप्ट क्या है, अफ्रीकन जो लिटरेचर है उसमें मेजर लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, योरूबा ट्राइब, इग्बो ट्राइब क्या है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने आपको एक चीज और दे दी और वो है न्यू लिटरेचर। अब न्यू लिटरेचर जो ये नया कह रहे हैं वह एक्चुअली मेरे लिए नया नहीं है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू से जो भी पढ़ रहा है उसके लिए नया नहीं है। कैरिबियन लिटरेचर सोचो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कैरिबियन लिटरेचर का आइडिया ही नहीं है। कैरिबियन लिटरेचर क्या होता है, लाइक कितने स्टूडेंट्स को पता होगा फ्रैंक कैरमोड जो है, या जीन रीज है, डेरेक वॉलकॉट है। अगर आपको कोचिंग क्लासेस मिली हुई हैं या मैंने पढ़ाया हुआ है तो आपको पता होगा कि हाँ सर ये 3-4 राइटर्स तो हमें आते हैं। कैरिबियन लिटरेचर भी अब एक स्टडी का पार्ट बन चुका है। जीन रीज बेस्ट राइटर है, डेरेक वॉलकॉट बेस्ट राइटर है, जो अभी मैंने एक नाम लिया था फ्रैंक कैरमोड, द सेंस ऑफ एन एंडिंग, ये बेस्ट राइटर्स हैं। इनके बिना अगर आप एग्जाम में जा रहे हो और आपको आइडिया नहीं है व्हाट इज कैरिबियन लिटरेचर तो आप गए। उसके बाद कैनेडियंस, नॉर्थरॉप फ्राई, मॉरिस वेस्ट, मार्गरेट एटवर्ड, गैरिसन मेंटालिटी ऑफ कैनेडियन लिटरेचर, ये आपको यहाँ पे टिप्स पे होना चाहिए। फिर ऑस्ट्रेलियन, जूडिथ राइट, पैट्रिक वॉइट, एडी होप, ये राइटर्स वो हैं जो डील करते हैं बुश लिटरेचर से, एबोरिजिनल लिटरेचर से या बॉगलैंड राइटिंग से। तो आपको ये सारा आइडिया होना चाहिए। अब देखिए मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी राजस्थान से हूँ, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो मैं जानता हूँ कि हमें ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं। ये सब छोड़ो, इसका 5-10% भी हमें क्लासेज में ठीक से नहीं पढ़ाया जाता है। मैं हनुमानगढ़ में रह चुका हूँ, बीकानेर यूनिवर्सिटी से हूँ, सीकर जयपुर में काम कर चुका हूँ, उनके सिलेबस देख चुका हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि इंग्लिश लिटरेचर का हाल वहाँ पे क्या है। दुखद है, लेकिन एक चीज़ और भी है, एक पॉजिटिव साइड ये है कि बेस्ट टैलेंट भी राजस्थान से बाहर निकल के आ रहा है। और फिर हमारी तो राजस्थानी में एक कहावत है, सूरज वही जको रात्रि छाती फाड़ निकल सी। तो सूरज तो वही है जो आसमान का सीना चीर के निकलेगा और हम वो सूरज हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे जो पार्ट सी है हमारा। लेट्स सी इन्होंने पार्ट सी में क्या बोला है, पार्ट सी में क्या कह रहे हैं, ये भूल गए हैं कि हम राजस्थान से हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, चलो जी इंडियन लिटरेचर की बात करिए, लेकिन इन्होंने बोला है कि इंडियन राइटिंग में कॉलोनियल इंडियंस, कॉलोनियल इंडियन कौन से हैं, वो राइटर्स जो नॉर्मली लोग नहीं पढ़ते हैं। मनमोहन घोष पढ़ना पड़ेगा आपको। कॉलोनियल इंडियन राइटर्स जिन्होंने इंडिया से रिलेटेड, कॉलोनाइजेशन से रिलेटेड लिखा है, ख्वाजा अहमद अब्बास पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके साथ साथ आपको तोरुदत्त के रेफरेंस देखने पड़ेंगे, सरोजिनी नायडू की अर्ली राइटिंग्स देखनी पड़ेंगी, जो रोमेश चंद्र दत्त है उनकी अर्ली राइटिंग देखनी पड़ेगी, हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय की अर्ली राइटिंग देखनी पड़ेगी। प्लस अभी जो एक महाराष्ट्र सेट में एक लेडी है, उनका बार बार नाम आ रहा था, तो वो जो लेडी है उनका जो अभी नाम थोड़ा सा मेरे दिमाग से मिस हो रहा है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। वो राइटर जो है फर्स्ट फीमेल एडवोकेट या लॉयर है। तो इस तरह के राइटर्स हमें देखने पड़ेंगे। बहुत लेटेस्ट राइटर पूछा ना महाराष्ट्र सेट में, जो नॉर्मली कोई नहीं पढ़ के आता, तो वो हमें देखना पड़ेगा। फिर देखिए उन्होंने बोला कि चलो इंडियन कॉलोनियल्स के बाद इंडियन पोस्ट कॉलोनियल्स पढ़ो। तो बच्चे कहेंगे सर इंडियन पोस्ट कॉलोनियल्स, आपको अरुंधति रॉय पढ़ना पड़े, विक्रम सेठ, अरविंद अडीगा, लीला गांधी, एजाज अहमद,
फिर आपको पढ़ना पड़ेगा होमी भाभा। इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपको देखना पड़ेगा अमिताभ घोष, फिर जितने भी नए मॉडर्न राइटर्स हैं जो पोस्ट कॉलोनियल से कनेक्टेड हैं, ये सारे राइटर्स आपको यहाँ पे बाकायदा फोकस करने पड़ेंगे। फिर इन्होंने आपको दे दिया पूरा ग्रुप दलित लिटरेचर। क्या आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट राइटर 11th सेंचुरी दलित लिटरेचर का सबसे पहला राइटर मदारा चिन्नाया 11th सेंचुरी राइटर था। या क्या आप जानते हैं कि दलित कॉन्फ्रेंस हुई थी 1958 में, या जहाँ पे पहली बार दलित लिटरेचर वर्ड यूज हुआ था। या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिनकी आज जयंती भी है, 14 अप्रैल को मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है उसमें उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे। या फिर बाबूराव बागुल ने क्या लिखा है। या कितने लोगों को पता है बामा जो कि रोमन कैथोलिक दलित फीमेल राइटर है, रोमन कैथोलिक दलित फीमेल राइटर जिन्होंने चर्च छोड़ दिया था ये बोल के कि चर्च में भी कास्टिज्म होता है। या तमिलनाडु के सबसे बेहतरीन राइटर पेरुमल मुरुगन। ये आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। आपको दुर्गाबाई व्याम पढ़ना पड़ेगा, बीबी कामले पढ़ना पड़ेगा, शर्मिला रीच पढ़ना पड़ेगा, मीना कंसामी पढ़ना पड़ेगा। वैसे ये मैं सब पढ़ाता हूँ और अभी 2 दिन पहले दलित लिटरेचर पढ़ाया है क्लास में, तो सारे राइटर थोड़े रिवाइज हो रखे हैं, तो ऑलरेडी टिप्स में है। फिर आता है डायस्पोरा, और इन्होंने कहीं नहीं बोला कि डायस्पोरा में क्या पूछेंगे, थ्योरी पूछेंगे या राइटर। तो डायस्पोरा की थ्योरी क्या है, डायस्पोरा वर्ड कैसे बना हुआ है, मैंने यूट्यूब पे फ्री लेक्चर भी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। प्लस डायस्पोरा में कौन कौन से राइटर्स आते हैं, तो इंडियन डायस्पोरा जैसे मीना अलेक्जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, भारती मुखर्जी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, गीता हरिहरन बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, इनफैक्ट मुल्कराज आनंद को भी डायस्पोरा में ऐड किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी पड़ेंगी। आपका सिलेबस जो है उन्होंने नेट से और ज़्यादा हाई लेवल कर दिया। मैं ये मानता हूँ कि एटलीस्ट 20% नेट से ज़्यादा हाई लेवल कर दिया है, तो 20% नेट से भी ज़्यादा खींच दिया है इन्होंने। अच्छा, खींचना भी चाहिए क्योंकि सारा कंपटीशन नेट और सेट क्वालिफाइड लोगों के बीच में ही है। फिर देखते हैं यहाँ पे इन्होंने और क्या डेवलपमेंट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप दोबारा से देख लीजिए मेरे दोस्तों, जितने भी दोस्त भाई बहन मुझे राजस्थान से देख रहे हैं ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने वही है ऑब्जेक्टिव टाइप 75, ये तो आपको आता ही होगा। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6 देखो दोबारा से, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यानी यहां पे भी एक तो पेपर बहुत टफ देंगे आपको, ये सिलेबस में पढ़ाएंगे नहीं, आइडिया कुछ होगा नहीं आपको, और फिर आपको कहेंगे भैया नेगेटिव मार्किंग। अगर नेगेटिव मार्किंग यानी कि दोस्तों मार्क्स जो हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि आपने अच्छा स्कोर किया पर आपने कॉन्फिडेंस में 10 क्वेश्चन लगाए और वो दोनों गलत खराब हो गए। तो जैसा मैंने पहले बोला था कि अगर आप अंधाधुंध रट्टा मार के जाते हैं इट विल बी डिजास्टर्स फॉर यू, तो उसका पूरा ख्याल रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ में। अब चूंकि आज मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब यहाँ पे मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो आपके बहुत काम की है। बहुत सारे स्टूडेंट जिनको ये कन्फ्यूजन होगा कि सर हम क्या करें, अभी गवर्नमेंट जॉब बार बार नहीं निकलती। अगर ये 21 मई का फॉर्म मैंने भरा हुआ था और मुझे गवर्नमेंट जॉब हर हाल में करना होता, मैं 1 घंटा भी वेस्ट नहीं करता, क्योंकि एक बार क्वालिफाई हो गए ना, लाइफ सेट है, फिर उस जो दलदल से बाहर आ जाओगे। तो क्रैश कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं 21 मई के एग्जाम के लिए, स्टार्ट होगा 20 अप्रैल से, आज से लगभग 5 से 6 दिन के अंदर। तो 20 अप्रैल से स्टार्ट होगा, आप नोट कर लीजिए, आप अपने दोस्तों में शेयर भी करना। जो स्टूडेंट मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो अपने ग्रुप में भी बताना कि देखो ये टीचर विनीत पांडे राजस्थान से है। आपको क्या क्या मिलेगा क्रैश कोर्स में, एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे। तो देखो एक चीज मुझे भी पता है, एलिजाबेथन्स में सबसे इंपॉर्टेंट किसको पढ़ना है, रेनेसां राइटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, ऑगस्टन्स में कौन सा राइटर है जो क्रिटिक भी है राइटर भी है और ज्यादा पढ़ना चाहिए, उसकी थ्योरी में खास क्या है। यानी समय कम है तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ही फोकस किया जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज, अभी आप मेरा इस वीडियो को देखने के बाद 1-2 दिन पहले मैंने महाराष्ट्र सेट का वीडियो अपलोड किया है। मैंने पूरा पेपर सॉल्यूशन यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किया है। इस तरह के 40 से ज़्यादा PYQs हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। आपको PYQs प्रैक्टिस की एक्सेस मिलेगी, और जो महाराष्ट्र सेट का स्टाइल है, आप मेरा स्टाइल देख लीजिएगा किस तरह से है। आपको पेपर सॉल्यूशंस करवाए जाएंगे जिसमें राजस्थान सेट, RPSC इस तरह के पेपर भी सॉल्व करवाए जाएंगे। अब देखिएगा 50+ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, मैं यहां पे क्लियरली बोल रहा हूं प्री रिकॉर्डेड। क्यों? क्योंकि क्रैश कोर्स में आपके लिए फ्रेश वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं है, लेकिन दलित लिटरेचर क्या है, डायस्पोरा क्या है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कौन कौन से राइटर्स आते हैं, अर्ली अमेरिकन हिस्ट्री क्या है, इसके हमारे पास हाईली यानी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज वीडियो रिकॉर्ड जो पड़ी है, हम जो ऑफलाइन या ऑनलाइन में देते हैं, वो आपको एज इट इज मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है क्रैश कोर्स में, जैसे क्रिटिसिज्म की वीडियोज हैं, दलित वीडियोज हैं, डायस्पोरा वीडियोज हैं। इसके साथ PDFs 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स फ्रॉम पोइट्री,
ओपनिंग लाइंस, एंडिंग लाइंस, 100 बेस्ट मॉडर्न नॉवेल्स की सेलेक्टिव लिस्ट, कैरेक्टर्स, कौन सी मूवमेंट का फादर कौन है, कौन सा इज्म किसने दिया है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव किसने बनाया है, डिकेडेंट मूवमेंट का फादर कौन है, एस्थेटिसिज्म का फादर वॉल्टर पीटर है या थियोफिल्ड गॉटियर। इस तरह के आपको बहुत सारे पीडीएफ्स मिलेंगे ताकि आप उसको डायरेक्टली रट सकें। फिर सेट क्वेश्चन पेपर्स, जी हाँ दोस्तों, अभी भी मेरी टेबल पे 7 से ज़्यादा सेट पेपर्स पड़े हैं। प्रीवियसली जितने सेट पेपर्स आए हम आपको अवेलेबल कराएंगे ताकि आपको फर्स्ट हैंड आइडिया मिल जाए कि पेपर में क्या आ सकता है। तो पेपर भी मिल जाएगा, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा उसका प्रैक्टिस के लिए, प्लस कैप्सूल नोट्स। कैप्सूल नोट्स वो होते हैं जो आपको हम सेलेक्टिवली प्रिंट आउट देंगे, जैसे व्हाट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी, तो उसका 2 पेज का एक प्रिंट आउट मिल जाएगा कि आप उसको पढ़ सकें और समझ सकें, लेक्चर से रिलेट कर सकें। अब इसके बाद ये है हाईलाइट, सबसे बेस्ट है ये कल्चरल स्टडी। हालांकि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट जो है उसको पढ़ के जाएगा। कल्चर स्टडी, लिटरेरी थ्योरी, जहां सबसे ज्यादा डर लगता है बच्चे को क्योंकि अपने आप नहीं पढ़ पाते, और लिंग्विस्टिक्स। महाराष्ट्र सेट में 9 क्वेश्चन थे लिंग्विस्टिक के। इनकी क्लासेस मिलेंगी आपको, वीडियो क्लासेस हमारे ऑफलाइन बैच स्टाइल में, यानी कि एट प्रेजेंट दिल्ली में जो क्लास चल रही है वहां पे लिटरेरी थ्योरी स्टार्ट होने वाला है। लिटरेरी थ्योरी, कल्चर स्टडीज, लिंग्विस्टिक्स की कौन सी क्लास मिलेगी? ऑफलाइन बैच में जो मैं 3-3 घंटे पढ़ाता हूं वो वाली क्लास आपको यहां मिलेगी। इन सारी चीजों के साथ आपको एक अंतिम गिफ्ट है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं खुद भी राजस्थान से ही हूं, तो मेरी तरफ से एक गिफ्ट आपको और है, और वो ये है, अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं, आप राजस्थान जो आरपीएससी की कोचिंग हमारे साथ कर रहे हैं और आपने आरपीएससी अगर क्वालिफाई कर लिया, तो क्वालिफाई होने के बाद जो वाइवा होता है यानी कि इंटरव्यू होता है, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। सर हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, कौन से क्वेश्चन आते हैं, हु इज़ माय फेवरेट राइटर, क्या मैंने कभी कोई पोइट्री लिखी है, या कंपेरेटिव क्वेश्चंस क्या होते हैं, इस तरह की इंटरव्यू प्रिपरेशंस हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। 10 प्रोफेशनल सेशंस मिलेंगे, यानी मैं भी होऊंगा, मेरे साथ 4-5 स्कॉलर्स भी होंगे, पोस्ट ह्यूमन सोसाइटी जो है वहां से जो स्कॉलर्स होंगे, तो आपका 10 एक्सक्लूसिव सेशंस जो है इंटरव्यू के फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। बहुत सारे लोग बच्चों के क्वालिफाई होने के बाद उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, इंटरव्यू के लिए उनको 10,000 20,000 बोल देते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप हमारे स्टूडेंट हैं तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराना मेरी जिम्मेदारी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार सर ने तो बहुत कुछ बोल दिया देने के लिए, तो फीस भी कुछ बहुत बड़ी होने वाली है, तो चलिए देखते हैं हाउ टू ज्वाइन। और ये रही आपकी फीस, सिर्फ 4,000, सिर्फ 4,000 रुपये, बहुत कम है। गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है। देखो 50 क्वेश्चन आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन 5 क्वेश्चन ऐसे नहीं आए जो आ सकते थे और दूसरे को आ गए, तो आपका गवर्नमेंट जॉब का मौका एक बार फिर निकल जाएगा। इलेक्शंस होने वाले हैं, फिर पता नहीं दोबारा अनाउंस हो ना हो, इस मौके को खराब मत जाने देना। 4,000 बहुत ही छोटी फीस है आपके लिए, हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर किए जाएंगे, और इसमें बहुत ज़्यादा आपको डिस्कशन की भी जरूरत नहीं है। वो स्टूडेंट जिन्होंने मेरे वीडियो से, जिनको लगता है कि सर जो बोल रहे हैं हमें एज इट इज़ फॉलो करना है, तो आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना करना है, गूगल पे या फोन पे या कोई भी यूपीआई, आप समझदार बच्चे हैं, 4,000 जो आपकी फीस है इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे सब अवेलेबल है। आपने सिर्फ ट्रांजैक्शन करनी है, जैसे ट्रांजैक्शन हो जाए स्क्रीनशॉट इस पे भेज दीजिए, अपना नाम लिख देना, अपना डिस्ट्रिक्ट लिख देना, क्योंकि खुद राजस्थान से तो मेरे को भी होता है कि हनुमानगढ़ से कौन है, चूरू से कौन है, सीकर से कौन है, तो कुछ नहीं करना। 4,000 की फीस है, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई इस पे करना है, और स्क्रीनशॉट हमें आप भेज देना। ये भेजते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। इसके बाद वंस यू आर रजिस्टर्ड, आपको आई बिलीव आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब देखिएगा हमारा अगला पैटर्न क्या है। ये देखिए, ऑलरेडी राजस्थान का पार्ट 2 पेपर लगा के रखा हुआ है बोर्ड में, क्योंकि पहली चीज जो हम करने वाले हैं वो यही है, हम चलेंगे पेपर सॉल्यूशन की तरफ। आप यहां पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से आप मैच भी कर सकते हैं। हम चलेंगे डायरेक्ट पेपर सॉल्यूशन पे। पहली चीज जो होगी आरपीएससी के बच्चों के लिए, हु सेड द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रिलॉजी इज रोम। क्या आपको पता है शेक्सपियर ने 3 वर्क्स लिखे हैं, रोमन वर्क्स हैं। कहां से क्वेश्चन है ये, यानी आपको पता होना चाहिए एंटनी क्लियोपेट्रा का कॉन्सेप्ट क्या है, या कोरियोलेनस में वो किसकी बात कर रहा है, या जूलियस सीजर में किसकी बात कर रहा है, प्लस 3 रोमन प्लेज ऑफ शेक्सपियर कहाँ से लिए गए हैं, प्लूटार्क्स लाइव्स का क्या कॉन्सेप्ट है, या किसने प्लूटार्क्स लाइव्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, थॉमस नॉर्थ कौन है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको करवाई जाएंगी। ये आप एक चीज़ देख लीजिएगा, ऑलरेडी मैंने इसको लगा के रखा हुआ है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो टाइमिंग आपका है
20 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो जाएगा। 20 अप्रैल के बाद हम एडमिशन एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, टाइम बहुत कम है, कम समय में अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, इसलिए आपका सिर्फ इतना सा और कहना चाहूंगा, फास्टेस्ट डिसीजन लीजिएगा। इट्स योर करियर, इट्स अबाउट योर करियर। I worked hard. I came from Rajasthan. I qualified NET for multiple times, but it wasn't easy for me. It was actually tough for me. But I know this thing that if you work hard, you definitely get it. So all my friends watching it from Rajasthan, share it with your friends, all the teachers. जो भी आपके टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे शेयर करना और बोलना कि यार ये लड़का हनुमानगढ़ से, ठीक है, और ये कर सकता है ना नेट JRF, तो हम भी कर सकते हैं। विद दिस मैसेज बहुत बहुत धन्यवाद।